हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और सारा जितना थ्योरी का पार्ट होता है हमने कवर ही कर लिया है। अब हमने जैसा कि बोला था एक स्पेशल सेशन रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका मान के चलिए कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इश्यूज हैं वो नहीं आएंगे। तो पहला शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक ले रहे हैं कि सबसे पहले सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन when located between the plates of capacitor which are 5 mm apart. The mass of oil drop is 3 into 10 की पावर माइनस 16 kg और हमें g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो देखिए ये इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल का मिक्स प्रॉब्लम है, तो इसको बैलेंस कैसे करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कहता क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक ऑयल ड्रॉप को जो कैपेसिटर है उन दो प्लेट के बीच में बैलेंस करना है, यानी कि उसको कहीं ना कहीं हवा में रोकना है दो प्लेट्स के बीच में। तो हमें प्लेट्स के बीच में कितना वोल्टेज डेवलप कराना होगा कि वो ऑयल को बैलेंस कर लें। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है 5 mm का, ठीक है। और यहां पे हमको मान लीजिए कोई ऑयल बैलेंस करना है। तो देखिए ऑयल का जो वेट होगा वो mg क्या कर रहा होगा, डाउनवर्ड लगेगा। अगर ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो एक ऐसा फोर्स हम अप्लाई कर दें ऊपर, जाहिर सी बात अगर हम वोल्टेज अप्लाई करें प्लस माइनस तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो एक फोर्स ऊपर की ओर लगे जो इसको बैलेंस कर ले। बस यही इसमें करना है आपको। तो सबसे पहले हमारे पास डेटा क्या है, गिवन दैट देखिए चार्ज की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं गिवन है। चार्ज की वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू की वैल्यू 10 E के बराबर है, जो कि हो जाएगी 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। M की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 16 किलोग्राम, और जो D की वैल्यू है वो 5 mm है, या फिर इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। हमें करना क्या, उस फोर्स को बैलेंस करना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू E के बराबर होता है। तो वी नो दैट Q E इज इक्वल टू mg। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो F इक्वल टू लिख लेते हैं, और मैकेनिकल फोर्स वैसे mg के बराबर होता है। बट हमें क्या करना, दोनों को इक्वेट कराना है। तो Q E इक्वल टू mg। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हमें बताना है वोल्टेज। तो रिलेशन बिटवीन, अभी चूंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं पढ़ा, लेकिन आपको मैं पहले बता दे रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है V अपॉन D, इस फॉर्मूले से रिलेट होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होती है और ये V आपका पोटेंशियल हो जाता है, D हो जाता है डिस्टेंस, और E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। ये आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, फिलहाल हमें यहाँ जरूरत पड़ गई तो इसको यूज करना पड़ रहा है। तो अब ये E को अगर हम रिप्लेस कर दें V अपॉन D से, तो हमें कुछ फॉर्मूला ऐसे मिलेगा, क्यों V अपॉन D इज इक्वल्स टू mg। हमें कैलकुलेट करना है D, तो V कैलकुलेट करना है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgd अपान में Q। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें यहां पे मिटाना पड़ेगा। हम वैल्यू अभी यहां साइड में पुट कर दे रहे हैं। पहले m की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 16, g की वैल्यू 10 लेनी है, d की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है, और q की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18। 10 मल्टीप्लाइड में था तो एक मान लीजिए प्लस में कम हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे 1.6 का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 से डिवाइड करें तो 50 और ये 8 हो गया, और फिर इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, 10 की पावर माइनस 18 जाएगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 16 है,
तो ये करीब करीब 10 की पावर 2 बचेगा, जो कि यहाँ पे 10 की पावर -1 बचेगा, इससे बैलेंस हो जाएगा। तो जनरली हमारे पास 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 डिवाइडेड बाई 8 बचेगा। फिर से मैं बता दूं, क्या 10 की पावर -16 है, -3 है, एक हमारा 0 10 यहाँ पे है, तो ये -2 हो जाएगा, तो -18, ये बैलेंस हो जाएगा 10। हमारे पास क्या हो जाएगा 75/8, और ये इसको डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 9 टाइम्स जाएगा, 8 9 जा 72 होता है, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 8 3 जा 24 होता है, फिर 6 बचेगा तो 60 हो जाएगा, तो 7 टाइम्स जाएगा ये वोल्ट। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 9.37 वोल्ट का आंसर आया है। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस आपको बस फोर्सेज को बैलेंस करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑयल ड्रॉप था जिसका मास 3 × 10⁻16 kg था, जिसको बैलेंस करना था बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। तो हमने उसको बैलेंस किया, दोनों फोर्सेज को क्रिएट किया और वैल्यू पुट किया, और हमारा फाइनल आंसर आ गया 9.37 वोल्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, 2 point charges of 1 microcoulomb and +4 microcoulomb kept 30 centimeter apart. How far from the +1 microcoulomb charge on the line joining the two charges will the net electric field 0? देखिए हमारे पास क्या है डेटा कि कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, एक +1 माइक्रोकुलाम है और एक +4 माइक्रोकुलाम है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस उनके बीच में कितनी है, 30 सेंटीमीटर। फिर क्या, एक तीसरा चार्ज +1 माइक्रोकुलाम से बताना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस हो रही हो, यानी कि उस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो ना हो बट इक्विलिब्रियम में हो, यानी उस पॉइंट पे लगने वाला जो फील्ड होगा वो हो। देखिए चार्जेस डिफरेंट, एक का मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकुलाम है, एक का +1 है, तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल मिड पॉइंट में तो नहीं बैलेंस हो रहा होगा। तो वही डिस्टेंस हमें पता करना है +1 माइक्रोकुलाम से। तो मान लीजिए कोई डिस्टेंस है O पॉइंट पे, मान लो वहां पे x है डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये चूंकि डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर में दिया है, हमें मीटर में लेना है, तो हम इसको मीटर में करके कर लेंगे, तो 0.3 - x ये मीटर में ले रहे हैं, ठीक है। हम ये डिस्टेंस मीटर में लिए हैं, तो 30 सेंटीमीटर को हमने मान लिया है 0.3 मीटर, ठीक है। तो दोनों पॉइंट पे फील्ड बराबर कर देते हैं, E ड्यू टू 1 माइक्रोकुलाम चार्ज इक्वल्स टू E ड्यू टू 4 माइक्रोकुलाम। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, K Q1/r², तो हमने r का क्या वैल्यू लिया है, x स्क्वायर, और इधर K Q2/0.3 - x का होल स्क्वायर। तो K कैंसिल हो जाएगा, उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए Q1 की वैल्यू हमारे पास 1 माइक्रोकुलाम है, तो 1 × 10⁻⁻6 अपान में x², तो इधर हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 0.3 - x का होल स्क्वायर। तो देखिए 10⁻⁻6 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 0.3 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x²। अब दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, वी गेट, देखिए अंडर रूट लेंगे तो ये इसका तो 0.3 - x बचेगा, इधर 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, x² का x हो जाएगा, तो ये आएगा इधर प्लस में हो जाएगा, तो 0.3 हो जाएगा 3x, या फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.3 डिवाइडेड बाई 3, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 0.1 मीटर।
हमारे पास कितनी वैल्यू है 0.3, तो यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0.2, यही आंसर हो जाएगा। अब फिर ये कह रहा है कि विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। देखिए चार्जेस दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अगर एक चार्ज नेगेटिव होता एक पॉजिटिव होता तो एक बार चांसेस था कि वहां फील्ड किसी पॉइंट पे जीरो हो सकता था, लेकिन जब भी चार्ज की डायरेक्शन सेम होगी, मतलब फील्ड की डायरेक्शन जब सेम होगी तो नेट फील्ड कभी भी जीरो नहीं होता। अगर फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती तो एक बार चांसेस बनता था, बट सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड में कभी भी फील्ड जीरो नहीं होती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो बहुत हल्का क्वेश्चन है। टू चार्जेस 1 + 5 microcoulomb, another is -5 microcoulomb are placed 1 mm apart. Calculate the dipole moment. तो अगर देखिए दोनों चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट अपोजिट है, तो कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे रखेंगे तो डाइपोल बनाते हैं। तो हमारे पास डेटा क्या है, जो Q है वो ±5 माइक्रोकूलम है और डिस्टेंस है D, या फिर बोले तो 2a, वो जो है 1 mm है, तो यानी 1 × 10⁻³ मीटर है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं ±5 × 10⁻⁻6 कूलम। जब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वी नो दैट P = क्या होता है Q.2a, यानी कोई भी आइदर चार्ज ले सकते हैं और उसको उनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल मिलती है। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, तो P = हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू हम 5 × 10⁻⁻6 ले रहे हैं और डिस्टेंस हमारा 10⁻³ हो जाएगा, जो कि फाइनल आंसर दे देगा 5 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है, इफ E इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा गिवन है 6i कैप + 3j कैप + 4k कैप, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन वाईजेड प्लेन। देखिए हमारे पास यहाँ पे डेटा डायरेक्ट ना दिए करके वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर ही क्वांटिटी है। बट अब इसमें क्या दिया रखा है कि i j के यानी x और y z एक्सिस के अलोंग के कंपोनेंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें फ्लक्स किस एरिया पे मिल रहा है, वाईजेड प्लेन की बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं 3D, तो ये मान लीजिए हमारे पास कुछ प्लेन है, ठीक है, 3 कलर में है। ये अगर x एक्सिस मानते हैं, ये y एक्सिस मानते हैं और ये z एक्सिस मानते हैं। तो कह रहा है वाईजेड प्लेन, तो वाईजेड प्लेन का मतलब क्या हुआ, अलोंग x एक्सिस हो रही बात, यानी कि जो एरिया है सरफेस एरिया वो अलोंग x एक्सिस है, यानी कि मोमेंट किधर है x एक्सिस के अलोंग, तो yz कंपोनेंट हो जाएगा 0। जब भी हम जिस प्लेन की बात करेंगे जो थर्ड टर्म मिसिंग होगा अलोंग एरिया उधर ही होगा। तो ठीक है, हमारे पास डेटा क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन है 6i कैप + 3j कैप + 4k कैप, और जो एरिया गिवन है वो गिवन है वाईजेड प्लेन के अलोंग गिवन है, यानी सिर्फ 20i कैप होगा। ठीक है, यूनिट, ये भी यूनिट में ही है। तो हम जानते हैं फ्लक्स हमारा क्या होता है, वी नो दैट फाई क्या होता है EA cos थीटा। अब देखिए जब वाईजेड प्लेन की बात करें तो ये दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो गए, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस के अलोंग पैरेलल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमें सिर्फ x एक्सिस के अलोंग ही मिलेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6i कैप + 3j कैप + 4k कैप डॉट 20i कैप, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सेम वाला 1 होता है, बाकी डिफरेंट वाला 0 होता है। तो हमारा यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 × 20 या फिर 120 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। वेबर हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी यूनिट नहीं गिवन, सिर्फ डायरेक्ट यूनिट में गिवन है, और एरिया भी यूनिट में गिवन है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। तो जब तक मीटर स्क्वायर करके ना दे तब तक हम वेबर नहीं लिखेंगे, तो यूनिट का आंसर यूनिट में दे। तो हमारा कितना आंसर आ गया 120 यूनिट। देखिए क्वेश्चन भले ही डराने वाला था कि आंसर उतना बहुत छोटा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास एक अलग तरह का क्वेश्चन है, कैलकुलेट the number of electric lines of force originating from charge of 1 coulomb। इन एक चार्ज है
जिसका वैल्यू जो मैग्नीट्यूड में 1 कूलम है, कह रहा उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी ओरिजिनेट हो सकती हैं। तो देखिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया हमारा फ्लक्स होता है, तो अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी पता चलेगा, क्योंकि फ्लक्स जनरली होता है क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो सोल्यूशन हमारा क्या हो सकता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्यू की वैल्यू 1 कूलम है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको 10 की पावर -12 ऊपर जाएगा तो प्लस में 10 की पावर 12 हो जाएगा, तो 1 इंटू 10 की पावर 12 डिवाइडेड बाई 8.85। तो अगर हम इसका पॉइंट हटाते हैं तो करीब करीब हो जाएगा ये 100 डिवाइडेड बाई 885 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 12। उसके बाद एक हम 10 यहाँ लेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 885 इंटू 10 टू द पावर 11। तो इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.129 इंटू 10 टू द पावर 11। यूनिट इसलिए नहीं होगी कि हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमारा वही फ्लक्स होता है, क्यों भाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट करेंगे और फाइनल आंसर हमारा 1.129 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हमारे पास डेटा गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन दैट क्या है, E इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम है। यानी आई कैप का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस है। कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया। यानी एरिया हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको क्या कर सकते हैं 10 इंटू, अब 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 होता है तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। व्हेन इट्स, पहला केस है इट्स प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। अभी हम बात किए तो वाईजेड प्लेन है मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इस केस में थीटा हमारा 0 डिग्री होगा क्योंकि लाइन पैरेलल टू द प्लेन है। तो हमारे पास जो क्या निकालना है फ्लक्स, तो हमारा जो फाई हो जाएगा वो EA cos 0 हो जाएगा फर्स्ट केस में। वैल्यू पुट कर लें, E की वैल्यू हमारी 3 इंटू 10 की पावर 3 है और इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10 इंटू 10 की पावर -4 है। तो हमारा जो, चूंकि I डॉट I की वैल्यू 1 होती है, डॉट प्रोडक्ट है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा इसका पहले केस में 10 की पावर -3 बैलेंस हो जाएगा 3 न्यूटन पर कूलम, सॉरी वेबर, ठीक है। पहले केस में आंसर कितना है 3 वेबर। अब कह रहा है द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद, यानी सेकेंड केस में थीटा हमारा 60 डिग्री है, ओके। तो हम फार्मूला पुट करेंगे EA cos 60 डिग्री। अभी EA की वैल्यू हमने निकाली है 3 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1.5 वेबर। ये हमारे दोनों केस में आंसर था, तो नॉर्मल था आंसर, वैल्यू फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूले वैल्यू पुट करते हैं आंसर मिलता है। तो हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू चार्ज इनसाइड द क्यूब ऑफ चार्ज 0.1 मीटर आर एस सोन Ex equals to alpha x, where alpha equals to 400 न्यूटन पर कूलम मीटर है एंड EY और EZ कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के 0, यानी कि हमारे फील्ड बेसिकली अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन है। तो हमें फ्लक्स पता करना है, ठीक है। तो देखिए हमारा टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, F नेट फाई नेट क्या हो जाएगा, फाई लेफ्ट कंपोनेंट प्लस फाई राइट कंपोनेंट। देखिए राइट कंपोनेंट ये है और लेफ्ट कंपोनेंट ये है। फील्ड के डायरेक्शन को देखते हैं है क्या, तो देखिए एरिया हमारा गिवन है
एरिया गिवन है कि नहीं गिवन है, साइड दिया है, तो चूंकि ये स्क्वायर होता है तो साइड का स्क्वायर, अभी हम एरिया को ए मान के चलते हैं, तो ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हमारा राइट साइड का सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स पे, तो ट्वाइस अल्फा एक्स हो जाएगा, प्लस ये चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में पड़ रहा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, और इधर एरिया आपका साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर मान लेते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे अल्फा एक्स हो जाएगा और ये एरिया स्क्वायर अलग हो जाएगा। अच्छा एक्स हमारा है क्या, एक्स वही साइड एज मान लीजिए, एक्स डिस्टेंस हमने एज ऑफ क्यूब माना है, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा ए क्यूब। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी है 400 है, इंटू ए की वैल्यू हमारा 0.1 मीटर है, तो 0.1 का क्यूब क्या हो जाएगा, यानी कि 0.1 का क्यूब, जो कि हमारा दे देगा 10 की पावर -3, यानी कि करीब करीब 400 इंटू 10 की पावर -3, जो कि आपका फाइनल में जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.4 वेबर। ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है डायरेक्शन ऑफ फील्ड, चूंकि प्लस करते टोटल नेट फ्लक्स, लेकिन डायरेक्शन को देखें तो फील्ड क्या है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, तो हम अगर अपोजिट जा रहे हैं तो वो नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 17.7 इंटू 10 की पावर -4 कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ लार्ज शीट ऑफ एरिया 200 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इन एयर। देखिए ये चार्ज शीट का प्रॉब्लम है, फील्ड ड्यू टू एक गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हम सिग्मा कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास डेटा क्या है, गिवन दैट हमारा चार्ज क्यू की वैल्यू गिवन है 17.7 इंटू 10 की पावर -4 कूलम, और क्या गिवन है, एरिया गिवन है 200 मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, वी नो दैट सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए होता है। वैल्यू पुट कर लें, 17.7 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 200। अब देखिए 200 है तो 2 इंटू 10 की पावर +2 लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे, 17.7 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। 100 को 10 की पावर 2 लिखते हैं, ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर लें तो 8 2 जा 16, 1 कैरी जाएगा, 8 2 जा 16, फिर 1 जाएगा 8.85, और ये ऊपर जाएगा तो फाइनल ये क्या मिल जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया। अब हमने गॉस थ्योरम में आपको बताया था कि फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी थिन शीट, जो थिन शीट की वजह से, थिन चार्ज शीट थी उसकी वजह से फील्ड क्या थी। तो वी नो दैट फील्ड ड्यू टू शीट फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाता है। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। देखिए 8.85 कट जाएगा तो 1/2 हमारा होता है जनरली 0.5। अब इंटू 10 की पावर -6 है, ये 10 की पावर -12 ज्यादा है तो ऊपर साइन चेंज होते हैं, तो -12 का +12 हो जाएगा, यानी 10 की पावर -6 + 12। ओवरऑल ये आंसर कितना हो जाएगा, ये +6 है तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। An infinitely long positively charged wire has a linear charge density lambda coulomb per meter, and electron is revolving around the wire as its center with constant velocity in a circular plane perpendicular to the wire. Reduce the expression for its kinetic energy. कह रहा है कि वायर है,
पॉजिटिवली चार्ज, उसका एक इलेक्ट्रॉन इस वायर के अराउंड चक्कर लगा रहा है, मतलब सर्कुलर में। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारा हाफ mv² होता है, तो उसके लिए हमें v वेलोसिटी चाहिए। अब देखिए, जब कोई चीज रिवॉल्व करती है किसी सेंटर के अराउंड इनसाइड सर्कुलर ऑर्बिट, तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सिंस वायर आपका पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो उस पर यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को, यानी कि जो बाहर की तरफ लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो दोनों को फोर्स को इक्वेट करा देते हैं। As electron revolving around positive charged wire, the centrifugal force is balanced by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, यानी F इक्वल टू FC हो जाएगा। तो Fe की वैल्यू हमारी E इंटू ई होगा, Q इंटू ई हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, बराबर हो जाएगा mv² बाई r के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन नहीं है, तो इलेक्ट्रिक चूंकि वायर की वजह से, तो ये यहाँ पे हम गॉस थ्योरम के फर्स्ट एप्लीकेशन में बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली चार्ज वायर और हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होती है वैल्यू, तो वो E की वैल्यू हमने बताई थी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा E इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल टू mv² बाई r। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, हमें v² की वैल्यू या mv² की वैल्यू क्या मिल जाएगी, mv² की वैल्यू मिल जाएगी E लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv², तो दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें और करके लिखें हाफ mv² जो कि आपका काइनेटिक एनर्जी होता है इज इक्वल टू E लैम्डा अपन, अब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा फार्मूला क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हमारा निकालना था वो निकल गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, E लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो अगर देखें, हमें लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमारा बी पार्ट के लिए जो काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। तो अगर लैम्डा है तो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो ग्राफ बना लेते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए, एज हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ लैम्डा यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम इधर ले रहे हैं और लैम्डा इधर ले रहे हैं, तो ग्राफ कैसे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की बढ़ेगी वैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी, या लैम्डा के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी स्ट्रेटली ग्रो करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, व्हाट आर साइंस ऑफ Q1 एंड Q2 इफ द लाइंस आर ड्रॉन इन प्रोपोर्शन टू द चार्ज, व्हाट इज द रेशियो Q1 एंड Q2। देखो, हमारे पास एक डायग्राम दिया है Q1 और Q2। अब लाइंस की डायरेक्शन को देखें और हम उससे बता सकते हैं कि जो Q1 और Q2 की जो है पोलैरिटी क्या होगी। बेसिकली पहले पूछा है कि क्या मतलब पोलैरिटी होगी। तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइन आउटवर्ड होती है और नेगेटिव के लिए इनवर्ड होती है। देख के ही पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। यानी यहां पे लिख सकते हैं Q1 इज नेगेटिव एंड Q2 इज पॉजिटिव। अब पूछा Q1 अपॉन Q2 का रेशियो बता दीजिए। तो Q1 अपॉन Q2, अब देखिए जो फील्ड लाइंस होती है वो चार्ज की स्ट्रेंथ दिखाती हैं। तो Q1 के पास कितनी लाइंस हैं, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो Q1 के पास तो सिर्फ 6 हैं। Q2 की वैल्यू गिन लेते हैं। तो देखिए ये तो कॉमन लाइन है, तो Q2 की भी वही सेम हो जाएंगी, 6 ये हो जाएंगी, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
यानी टोटल 18 लाइन्स हैं। तो 6/18 इज द रेशियो, दैट इज 1/3। यही आपका आंसर है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको इस तरह क्वेश्चन में क्या करेगा, पोलैरिटी पूछेगा तो बेसिकली आप ओरिएंटेशन चेक कर लीजिए, ओरिएंटेशन के हिसाब से आप पोलैरिटी दे सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ पूछता है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन ही चार्ज का स्ट्रेंथ शो करती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एन आर्बिट्री सरफेस इनक्लोजेस अ डाइपोल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। सबसे पहली बात, जब भी हम फ्लक्स की बात करते हैं तो हमारा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स कितना होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई हमारा क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यानी कि हम चार्ज को देखते हैं कितना है। तो जब हम किसी भी सरफेस के अंदर एक डाइपोल मान लीजिए लेते हैं तो नेट चार्ज क्या हो जाता है, क्योंकि डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो प्लस क्यू माइनस क्यू बना देते हैं 0। तो हमारा फॉर केस ऑफ डाइपोल टोटल नेट चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस केस में आंसर फाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कोई भी सरफेस जो डाइपोल इनक्लोज करती है उसकी वजह से फ्लक्स जो होता है वो होता है 0। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्केचिंग का। क्वेश्चन क्या है कि स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो सिलेंडर एज शोन इन फिगर। यानी एक सिलेंडर हॉलो सिलेंडर दिया है, इसमें हमें सिर्फ फील्ड लाइंस स्केच करनी है। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, चार्ज सिलेंडर पे चार्ज कैसा है। देखिए फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन तो दोनों केस में सेम होगा, बट ये कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। तो फील्ड लाइन की स्केचिंग तो सेम होगी। इस पर से देखते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं सिलेंडर। ठीक है, ये कुछ ऐसे बनेगा टॉप व्यू, ये थोड़ा सा बॉटम का है। ठीक, तो जब पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो फील्ड लाइन जाए सरफेस के परपेंडिकुलर ही बनती हैं। तो फिर ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ओरिएंटेशन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ये तो मान लीजिए कर्व सरफेस एरिया का हो गया। अब यहां से अब टॉप व्यू, ऐसे ही यहां नीचे, ठीक है। यानी कि जो ये ओरिएंटेशन हो रहा है सरफेस के, ये परपेंडिकुलर होता है, और यहां जो ओरिजिनेट हो रही हैं वो सरफेस से परपेंडिकुलर है। तो ये क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर जस्ट स्केच। तो हमारे पास आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू कूलम आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड L मीटर्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज माइनस क्यू कूलम एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। सबसे पहले एक हेक्सागन बना लेते हैं। हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर इनके हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में क्या होता है कि ये लाइन ऐसे क्रॉस करेंगे, ये सेंटर। तो जो इसका साइड L होता है वही सेंटर से जो दूरी होती है वो भी L होती है। ठीक है, ये भी L। तो टोटल अगर हम डायगोनल की बात करेंगे 12 बात करेंगे। तो कह रहा है 5 वर्टिसेस पे प्लस क्यू चार्जेस रखे हुए हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक वर्टिसेस खाली है, 5 चार्जेस हैं। कैसा क्वेश्चन कह रहा है, 5 पॉइंट ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू चार्ज, और सेंटर पे एक नेगेटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है कूलम में। ये सारे कूलम में चार्जेस। ओके, तो हमें फोर्स बताना है कि माइनस क्यू पे कितना लग रहा होगा सेंटर पे। तो जरा देखो, चार्जेस की वैल्यू सेम है, तो इस वाले पे फोर्स जो लग रहा होगा वो कुछ इधर की ओर लग रहा होगा, इधर वाले पे भी इधर की ओर लग रहा होगा। चूंकि चार्जेस सेम है तो सेम वैल्यू से कैंसिल आउट कर जाएंगे। यही कहानी इस वाले के साथ हो रहा होगा, सेम फोर्सेस के साथ ये बैलेंस कर रहे होंगे। हम इसको नाम भी दे रहे हैं A B
C D E F। ठीक है, तो A वाला D को बैलेंस करेगा, E वाला B को बैलेंस करेगा, बट C वाला ही जो लगेगा वही रिजल्टेंट लगेगा फोर्स। तो क्या लिखेंगे? फोर्सेस ड्यू टू चार्ज एट A and D and E and E comma B are equal and opposite, so they will cancel out each other, the resultant force is only due to charge at C। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? वही नॉर्मल आपका कूलम्ब्स लॉ, K Q बाई डिस्टेंस, चूंकि L है L स्क्वायर, फाइनल में फार्मूला हमारा क्या आ जाएगा? F K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर न्यूटन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 1। ये भी आपका बहुत ठीक ठाक मार्जिन लेके चलता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो उम्मीद है ये आपकी मदद में काम आएगा। और ये क्वेश्चंस आप किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है, पूरा इसको दोहराना है, अपने से भी करना है, खुद से भी प्रैक्टिस करना है। और ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, मैंने उनको कवर करने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आपकी मदद करेंगे। तो आप सबसे बस यही कहना है कि पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। हमारी भी इच्छा है कि आप बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करें, और अपने सर को प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूलें। तो जितना हो सके शेयर करें ताकि और भी बच्चों की मदद हो सके। ओके, थैंक यू।